गोइंग टू रिलेट विद इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन रोल प्ले करता है इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल में या लेवल मेंटेन करने में ब्लड शुगर लेवल, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हार्मोन रिलेटेड ड्रग्स। नेक्स्ट, अभी हम लोग बात करें कि ये जो ड्रग्स यूज होते हैं, डायबिटीज यूज होते हैं। डायबिटीज मतलब क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया results in the widespread damage of the body that can lead to hypertension, heart disease, impaired circulation, nerve dysfunction, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं इन केस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज जिसको बोलेंगे। डायबिटीज मतलब क्या? नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है उससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना। अभी यहाँ पे देखिए आप कैटेगरीज ऑफ पर्सन दिया है। नॉर्मल पर्सन है तो जिसमें शुगर लेवल फास्टिंग में, पोस्ट मील, पोस्ट मील मतलब के 2 घंटे के बाद, खाना खाने के बाद या कुछ कंज्यूम करने के बाद, फूड कंज्यूम करने के बाद 2 घंटे बाद, आफ्टर मील, आफ्टर 2 आवर आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द मील, दैट वी कॉल पोस्ट मील। और फास्टिंग शुगर मतलब खाना खाने से पहले, ठीक है, कुछ खाया नहीं है, खाली पेट है, भूखा है या फास्टिंग कंडीशन में, इन दैट केस 2 लेवल्स आर गिवन, ठीक है। नॉर्मल में 70 to 100 होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम लेवल दिया इन फास्टिंग कंडीशन इन केस ऑफ नॉर्मल पर्सन 70 to 100, और ये पोस्ट मील जो है वो लेस देन 140 होना चाहिए, लेस देन 140। तो ये रहेगा नॉर्मल पर्सन के केस में, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। इससे वैल्यूज अगर बढ़ते, जैसे कि अर्ली डायबिटीज के केस में क्या रहेगा? फास्टिंग में भी वो 101 100 के ऊपर रहेगा, 125 तक, 124 तक, ठीक है। और पोस्ट मिल इट विल बी इंक्रीजेस 140 से अबाउ 200 तक जा सकता है पोस्ट मिल, मतलब वो अर्ली डायबिटीज स्टेज में है। एस्टेब्लिश डायबिटीज मतलब जिसको ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, नो वन है, 1-2 साल से स्टार्ट हो चुका था, एस्टेब्लिश ऑलरेडी, मतलब डायग्नोस हो चुका है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, वी कॉल एस्टेब्लिश डायबिटीज। तो इसमें नॉर्मली फास्टिंग कंडीशन में भी मिनिमम जो है वो 126 के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर के रेंज में लेते हैं, वैसे ही 70 to 120 उसी हिसाब से नॉर्मल रेंज भी यहाँ पे हम लोग लेंगे इन द नॉर्मल या रैंडम शुगर। रैंडम किसको बोला जाएगा? ना वो फास्टिंग रहेगा ना पोस्ट मील रहेगा, समझाया? मतलब फास्टिंग और पोस्ट मील का डिफाइन है टाइप। फास्टिंग मतलब कि जस्ट बिफोर टेकिंग अ मील, फास्टिंग कंडीशन में लिया जाएगा। पोस्ट मील मतलब 2 आवर आफ्टर टेकिंग अ मील, ठीक है। तो ये डिफाइन रहेगा टाइम पीरियड, लेकिन कभी भी मतलब वो रैंडमली लिया जाएगा, मतलब खाना खाने के बाद हो, कभी भी, कितने भी घंटे बाद, या फास्टिंग जो भी है, रैंडमली अगर बीच में ले लिया विदाउट मेंटेनिंग दीज 2 कंडीशन, तो वी कॉल रैंडम शुगर। तो रैंडम शुगर का नॉर्मली जो नॉर्मल पर्सन में रेंज रहेगा वो 80 to 120 तक रहेगा, ठीक है। 80 to 120 दैट इज अ नॉर्मल रैंडम शुगर वैल्यूज, जो हम लोग नॉर्मली ब्लड प्रेशर का भी वैल्यूज बोलते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यूज, इससे अगर बढ़ जाती तो वी कॉलिंग अ डायबिटीज वेयर विच इज हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया में नॉर्मली क्या होता है, ये सब चीजें, लाइक फॉर एग्जांपल ब्लड हैविंग एन एक्वियस नेचर, और ब्लड का जो एक्वियस नेचर है वो शुगर लेवल बढ़ने की वजह से, ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से वो कंसिस्टेंसी उसका ये हो जाता है, ठीक हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि वी हैव अ वाटर, इफ यू हैव अ वाटर, और वाटर में अगर हम लोग शुगर बढ़ाते जाए, ग्लूकोज उसके अंदर ऐड करते जाए, तो एक लेवल आएगा जहां पे जो है वो विस्कस सॉल्यूशन बन जाएगा। पहले ब्लड का, पहले जो वाटर है, वाटर का जो लाइक फॉर एग्जांपल वाटर का जो कंसिस्टेंसी रहेगा या उसकी डेंसिटी रहेगी वो 1 रहेगी नॉर्मली। अगर वो हमने उसमें शुगर लेवल बढ़ाया, ग्लूकोज ऐड करते गए, तो इसमें क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज इन द कंसिस्टेंसी, मतलब विस्कस हो जाएगा। लाइक इन सेम इज बीइंग हैपनिंग विद द ब्लड। Blood having an aqueous nature, we know the blood is divided into 2 parts, blood cells and plasma, and plasma having a 90% water. तो अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्लाज्मा के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और वो जो विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली देयर इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि मोर विस्कस जो भी लिक्विड रहेगा वो फ्लो, उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है, ठीक है। रेजिस्ट टू फ्लो वी कॉल विस्कोसिटी। यहाँ पे भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, फ्लूइडिटी कम हो जाएगी तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। जैसे कि ये बोला मैंने, हाइपरटेंशन ये भी हो सकता है, हार्ट डिसीज ये भी हो सकता है अगर डायबिटीज हो जाए तो, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, नर्व डिसफंक्शन, इन्फेक्शंस, ठीक है, फेलियर ऑफ ऑर्गन्स। ये सब चीजें क्यों होगी? क्योंकि विस्कोसिटी ब्लड का बढ़ जाएगा। ये एस्टेब्लिश डायबिटीज के केस में होगा। समझ में आ रहा है? सो आई मीन टू से दैट ये जो डायबिटीज रहेगा ये एक सिंगल डिसीज नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एक मतलब नो प्रॉब्लम, ये डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, लेकिन इट इनवाइट्स द नंबर ऑफ डिसीजेस, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा वो बढ़ा देता है, इसलिए ज्यादा खतरे की बात है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल बढ़ना, इसमें कुछ मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई करने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसलिए उसको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, ठीक है। और ये जो होता है डायबिटीज या इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल, तो ये होगा दैट इज ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अभी हम लोग डायबिटीज बोलेंगे जिसमें एस्टेब्लिश डायबिटीज है, हाई ब्लड शुगर लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया, दो तरह के होते हैं।
दैट फर्स्ट वी कॉल टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, और टाइप 2 रहेगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग इन टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब जो पर्सन है वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है। अच्छा, इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों होता है? उसके बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो ही नहीं पाता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। क्यों? क्योंकि इंसुलिन के प्रोडक्शन वाले जो सेल्स है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर बीइंग डिस्ट्रक्टेड बाय ऑटोइम्यून रिस्पांस, या कुछ वजह से वो इनएक्टिव हो जाते हैं या डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं सिंपल वे में। इसलिए क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते। देयर इज 0% ऑफ इंसुलिन इन दैट पर्टिकुलर पर्सन। और इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने का काम करता है। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस ही ना हो तो डेफिनेटली देयर इज अ इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल, सो दैट वी कॉल इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि उसके बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो वहां पे बाहर से एक्सोजेनियस सोर्सेस से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब जो पर्सन है वो इंसुलिन पे डिपेंड हो गया या बाहर के इंसुलिन के ऊपर डिपेंड हो गया, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। फॉर्मली इज कॉल्ड एज आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। के बाद में ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर डिस्ट्रॉयड प्रोबेबली बाय ऑटोइम्यून रिस्पांस। मतलब ऑटोइम्यून मतलब कि इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्टिम्युलेट हो जाएंगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी अगेंस्ट दीस सेल पैनक्रियाटिक सेल्स, और वो इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज जाकर के उसको डिस्ट्रक्ट करेगी। किसको? पैनक्रियाटिक सेल्स को, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। तो एंटीबॉडीज ने जाके अगर उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंसुलिन और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन विल बी देयर। नेक्स्ट, देयर इज एग्जिस्ट ओनली अ वीक जेनेटिक इटियोलॉजी, और जो कॉज है ये जेनेटिकली लिंक नहीं है। मतलब टाइप 1 डायबिटीज अगर हम लोग बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ये जेनेटिकली ट्रांसफर होगा ही होगा ऐसे जरूरी नहीं। हाँ, और दूसरा जो है वो टाइप 1 डायबिटीज का, जैसा आई टोल्ड दैट कि उसमें जेनेटिक कोई लिंक नहीं है, मतलब जेनेटिकली ट्रांसफर होगा ऐसे नहीं। फॉर एग्जाम्पल के प्रीवियस जनरेशन को डायबिटीज था तो ये टाइप 1 डायबिटीज नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट होगा, ऐसा जो या इसके जो एविडेंसेस है बहुत कम है। इसका मतलब देयर इज ए वीक जेनेटिक लिंक इन द एटियोलॉजी, जो कॉजेस है उसमें जेनेटिक फैक्टर हम लोग नहीं बोल सकते। टाइप 1 डायबिटीज इज इनवेरिएबली ट्रीटेड विद इंसुलिन। जैसे हमने बोला कि पेशेंट जो है इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? क्योंकि पर्सन इंसुलिन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, बाहर का इंसुलिन उसको लेना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वी विल गिव द ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन, या हम लोग इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे in type 1 type of diabetes. Insulin dependent diabetes में definitely we have to take or we have to administer or patient have to be taken exogenous insulin, बाहरी सोर्स से इंसुलिन उसको लेना पड़ेगा। और इसमें जो ट्रीटमेंट रहेगा टाइप 1 टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस, उसका रहेगा इंसुलिन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज एन टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस दैट वी कॉल नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। मतलब इसमें क्या रहेगा? फॉर्मली इज कॉल्ड एज NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। फ्रीक्वेंटली इट इज एसोसिएटेड विद ओबेसिटी एंड इट इज मेनली इन अ एडल्ट विक्टिम, एक्चुअली ये होता है। एंड अगर हम लोग बोले कि इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। जैसे टाइप 1 में बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, इसमें टाइप 2 में इंसुलिन प्रोड्यूस होगा लेकिन उसका क्वांटिटी जो है या उसका लेवल कम रहेगा, जितना सफिशिएंट चाहिए टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल उतना नहीं रहेगा, उससे कम रहेगा, या इंसुलिन की थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी हो जाएगी। दैट वी कॉल, तो वी कॉल इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मेलिटस। मतलब कंप्लीटली पर्सन जो है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा या बाहरी इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, इसलिए उसको बाहर से इंसुलिन भी नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, ये और बात है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या बीटा सेल्स जो है वो इनएक्टिव नहीं, वो एक्टिव है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस बट दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इसलिए बाहरी इंसुलिन उसमें नहीं लिया जाएगा। दैट केस विल टेक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, विल नॉट टेक इंसुलिन। मतलब टाइप 2 में जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन नहीं रहेगा, टाइप 1 में जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन ही रहेगा, मतलब इंसुलिन लेना पड़ेगा। और टाइप 2 में इंसुलिन लेना नहीं है, हमको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेना है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो इटियोलॉजी हम लोग बोले जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करेगा। देयर इज अ स्ट्रांग लिंक ऑफ इटियोलॉजी, मतलब ये जो है टाइप 2 जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है और ये ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट,
क्लासिफिकेशन ऑफ these hypoglycemic एजेंट में अगर देखें तो इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, फर्स्ट क्लास है इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, जो कि हमको टाइप 1 के लिए लगता है। इंसुलिन इटसेल्फ एंड ड्रग एंड इट्स प्रिपरेशन जो भी रहेगा, इंसुलिन रिलेटेड प्रिपरेशंस मतलब कि इंसुलिन के ही रहेंगे वो, तो ये हम लोग देंगे इन टाइप 1 टाइप ऑफ डायबिटीज, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज रहेगा, उसका ट्रीटमेंट रहेगा इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। और दूसरा जो कैटेगरी है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, वो रहेगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम लोग बोलेंगे एनआई डिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। समझ में आ रहा है? We will not give insulin in type 2 and will not give oral hypoglycemic agent in type 1, मतलब दोनों का कहीं मैच नहीं है, दोनों का पेयर फिक्स है, क्रॉस मैच नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में सल्फोनिलुरिया, जेरुटी फॉर एग्जांपल, फर्स्ट जनरेशन टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, सेकंड जनरेशन ग्लाइबुराइड, ग्लिपिजाइड, बाइगोनाइड्स, फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, ये जो रहेंगे वो बाइगोनाइड्स रहेंगे। whereas जो न्यूअर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, न्यूअर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स उसमें रहेगा अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अकार्बोज, मैग्नीटॉल, थायाजोलिडिन डेरिवेटिव्स, थायाजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव, थायाजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव, रोजिग्लिटाजोन, प्यूग्लिटाजोन, ये उसके एग्जांपल्स रहेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने बोला है ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, सॉरी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन है। हाइपोग्लाइसेमिक में फर्स्ट क्लास जो मेजर होता है वो इंसुलिन होता है, इंसुलिन एंड प्रिपरेशन। सेकंड रहेगा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये इंसुलिन जो हम लेंगे वो इंजेक्टेबल रूट से लेंगे, whereas जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग वी आर टेकिंग बाय ओरल रूट। समझ में आया? तो ये भी वाइस वर्सा है कि ओरल हम लोग इंजेक्टेबल से नहीं लेंगे, इंजेक्टेबल ओरल से नहीं लेंगे, इसलिए ये डिफाइन है। हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो ये तो कॉमन है, सल्फोनिलुरियाज एंड बाइगोनेट्स। न्यूअर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में हम लोग बोलते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अगारबोज, मैग्नीटॉल, ये एग्जांपल है। तो ये क्या करते हैं एक्चुअली, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करते हैं, एब्जॉर्प्शन ही होने नहीं देते, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल में जो इजाफा होता है उसको कम कर दिया जाता है, या ब्लड एंट्रिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन कैन बी इंटरप्टेड। एक तो ये होगा कि जो ऑलरेडी एंटर हो चुका है ब्लड शुगर या ग्लूकोज इनटू द ब्लड उसको कम किया जाए, और दूसरी बात एंटर ही होने ना दिया जाए। जैसे जो डायटरी सोर्सेज हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब होने नहीं दिया जाएगा ताकि ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े। ये सेकंड क्राइटेरिया, नॉर्मली इट विल बी हैपन इन केस ऑफ न्यूअर ड्रग्स जो हम लोग बोल रहे हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। नेक्स्ट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज में लिया जाएगा, और उसका क्या रहेगा कि एजेंट विच इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन बाय पैनक्रियाज, मतलब ये मैकेनिज्म है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का, और वी आर कॉलिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स व्हिच वी आर यूजिंग इन टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि इंसुलिन का कम प्रोडक्शन होता है, तो ये जो ड्रग क्या करेंगे, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे बाय स्टिमुलेटिंग द पैनक्रियाटिक सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि पैनक्रियाटिक सेल्स जो है वो एक्टिव है, ऐसे नहीं कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं या नॉन फंक्शनल हो गए, फंक्शनल है, लेकिन इंसुलिन कम प्रोड्यूस करे, तो उसको स्टिमुलेशन की जरूरत होती है इंसुलिन को प्रोडक्शन का बढ़ाने के लिए, ये एक वे होगा। और दूसरा वे ये रहेगा कि एजेंट विच इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी टू टारगेट ऑर्गन टू द इंसुलिन। अभी ये भी हो सकता है कि टाइप 2 में एक तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरी चीज अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है तो जितना इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, और जहां पे जो टारगेट सेल पे इंसुलिन को बाइंड होना चाहिए ताकि जो ग्लूकोज का अपटेक बाय द सेल्स हो जाए, तो वो जो है वो नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब जो इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम हो गया है, टारगेट सेल्स जो ग्लूकोज को अपटेक करती है फ्रॉम द ब्लड, जिससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है, वो इंसुलिन एक कैटलिस्ट है, हार्मोन भी है, ये कैटलिस्ट है कि जो सेल्स को प्रमोट करता है या कैटलाइज करता है कि सेल्स जो है वो इंसुलिन को ले ले, सॉरी ग्लूकोज को ले ले, कहां से, ब्लड में से। अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू द सेल्स, इट इज टू बी कैटलाइज्ड बाय इंसुलिन। तो ये क्या किया जाएगा, ये भी ड्रग्स वही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, फिर इंसुलिन अच्छे से काम करेगा, टारगेट सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि टारगेट सेल जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल एब्जॉर्ब कर ले या अपटेक कर ले, ताकि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ये सेकंड वे है मैकेनिज्म ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का। नेक्स्ट वन, एजेंट व्हिच इंक्रीजेस द रेट एट व्हिच द ग्लूकोज एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एजेंट व्हिच डिक्रीजेस, सॉरी एजेंट व्हिच, जैसे मैंने आपको बोला कार्बोज का एग्जांपल था अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ही इनहिबिट कर देते हैं फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एंट्री ऑफ ग्लूकोज ही नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जीआईटी से, तो ब्लड में ग्लूकोज कम जाएगा, ब्लड ग्लूकोज कम जाएगा तो डेफिनेटली
जो ब्लड पर्टिकुलरली जो डायबिटीज के केस में हो रहा है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा. दिस इज द थर्ड वे. नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, इंसुलिन. जैसे हम लोग बोलते हैं टाइप 1 में इंसुलिन ये ट्रीटमेंट है. तो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन ये प्रोटीन है. अगर हम लोग फिगर या इमेज में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंसुलिन इज मेड अप ऑफ टोटल 51 अमाइनो एसिड, जिसमें चेन ए और चेन बी रहेगा. चेन बी आपको पर्पल कलर में दिख रहा है, चेन ए ब्लू कलर में दिख रहा है. तो चेन ए में होते हैं 21 अमाइनो एसिड और चेन बी में होते हैं 30 अमाइनो एसिड. तो टोटल हो जाएगा 51 अमाइनो एसिड कंटेनिंग पेप्टाइड. या ये एक प्रोटीन है, ये हार्मोन है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हार्मोन बेसिकली इसका नेचर जो रहेगा वो प्रोटीन रहेगा. और ये जो लिंक जो चेन ए और चेन बी रहेगा वो डाइसल्फाइड लिंकेज से लिंक है. एसएस लिंकेज आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो डाइसल्फाइड लिंकेज से चेन ए और चेन बी कनेक्टेड रहेगा. टोटल एक ही स्ट्रक्चर है, दो चेन में डिवाइड है, लेकिन लिंक है विद द डाइसल्फाइड लिंकेज. एंड टोटल 51 अमाइनो एसिड व्हिच विल बी डिवाइडेड टू चेन ए एंड चेन बी. चेन ए कंटेन 21 अमाइनो एसिड, चेन बी कंटेन 30 अमाइनो एसिड. ये रहेगा स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. दूसरा जो है वो नॉर्मली हम लोग इंजेक्टेबल के फॉर्म में लेते हैं. इंसुलिन का सिरिंज होता है, जिसे आप देख रहे हो वहां पे. इंसुलिन का वायल भी आपको दिख रहा है और सिरिंज भी दिख रहा है. नॉर्मली 1 ml का सिरिंज आता है जिसके अंदर माइक्रो मार्किंग्स होते हैं और मेड अप फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टली और स्पेशली मेड अप फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन. इंजेक्शन के लिए बना होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए बना होता है. स्पेशल सिरिंज वी कॉल इंसुलिन सिरिंज. इंसुलिन सिरिंज जो नॉर्मल सिरिंज से अलग होता है. नेक्स्ट आपको जो दूसरा दिख रहा है फ्रंट एंड बैक साइड, दीज आर द पॉपुलर साइड वेयर विच इंजेक्टेबल और इंसुलिन कैन बी इंजेक्टेड. जो हाइलाइटेड साइड दिख रहे हैं फ्रंट एंड बैक, तो ये जो रहेगा ये स्पेशल साइट्स रहेंगे जहां पे इंसुलिन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ये इंजेक्ट किया जाता है. मस्कुलर पार्ट में नॉर्मली इंजेक्ट किया जाता है. अभी इंसुलिन क्या है, कहां से मिलता है? इंसुलिन हमको नॉर्मली एनिमल सोर्स से मिलता है, पोर्सिन और बोवाइन. पोर्सिन मतलब कि जो पिग होता है उसको पोर्सिन बोलते हैं. बोवाइन मतलब के जो कैटल होते हैं, कैटल्स के जो स्मॉल कैटल्स होते हैं उसको बोला जाता है बोवाइन. ठीक है. और जो एनिमल से मिलता है उसको एंजाइमेटिक हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं. क्योंकि एनिमल से जो बना हुआ इंसुलिन रहेगा, एनिमल से जो ऑब्टेन होगा इंसुलिन, वो नॉर्मली थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू द ह्यूमन इंसुलिन. क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन विल हैव टोटल 51 अमाइनो एसिड जो जस्ट एज वी हैड सीन. तो ऐसा ही उसको बनाया जाएगा ताकि वो मैच कर जाए और विल डू द सेम फंक्शन एज लाइक दैट ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन. नेक्स्ट व्हाइट, इसका जो प्रॉपर्टी है इंसुलिन को ड्राई फॉर्म में अगर हम लोग या ऑब्टेन करते हैं इन इट्स कंपैटिबल फॉर्म, तो व्हाइट पाउडर रहेगा, सोल्युबल इन वाटर, डिसॉल्व इन मिनरल एसिड लाइक अल्कली हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोलाइज हो जाता है, स्टेबिलिटी सेंसिटिव टू द लाइट होगा. स्टोरेज कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करना पड़ेगा. मतलब फ्रीज में इसको डू नॉट फ्रीज, मतलब फ्रीजर में नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल जो कूलिंग चेंबर होता है अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रीजर, तो उसमें उसको रख सकते हैं हम लोग. और टेम्परेचर नॉर्मली कोल्ड टेम्परेचर दैट इज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करना पड़ेगा. यूजेस हैं, दैट इज टू कंट्रोल द डायबिटीज मेलिटस, दैट इज पर्टिकुलरली टाइप 1 टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस. इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में इसका यूज रहेगा टू रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए. एंड ऑल दीज आर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंसुलिन, दैट इज इंसुलिन इंजेक्शन, न्यूट्रल इंसुलिन इंजेक्शन, बायोफिजिक इंसुलिन इंजेक्शन, ग्लोबिन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन, आइसोफैन इंसुलिन इंजेक्शन, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन इंजेक्शन. ये सब जो है वो सारे प्रिपरेशन रहेंगे, फॉर्मुलेशन रहेंगे इंसुलिन के. इसलिए हमने बोला कि इंसुलिन एंड इट्स फॉर्मुलेशन, इंसुलिन एंड रिलेटेड प्रिपरेशन. ठीक है. नेक्स्ट ड्रग अब ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फर्स्ट क्लास, वी कॉल इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन अमंग्स द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन दैट वी कॉल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स. ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में हमने फर्स्ट क्लास लिया था सल्फोनिल यूरियाज, जिसमें एग्जांपल है क्लोरप्रोपामाइड. क्लोरप्रोपामाइड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, we will having the chemical name that is the chlorpropamide. chlorpropamide का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए इसका केमिकल नेम रहेगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिल 3 प्रोपिल यूरिया. लास्ट वाला जो कंपोनेंट है यूरिया है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. मिडिल वाला जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है NHCONH, NHCONH, तो ये जो कंपोनेंट रहता है इसको बोला जाता है यूरिया. ये वाला कंपोनेंट NHCONH, ठीक है, दिस वी कॉल यूरिया. यूरिया का अगर स्ट्रक्चर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं तो ऐसे ड्रॉ करेंगे NH2CONH2, ठीक है, NH2CONH, ये यूरिया होता है. तो यहाँ पे यूरिया ही लिया जाएगा. यूरिया को हम लोग नंबरिंग देंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विल गिव द 1 टू दिस नाइट्रोजन और 2 टू दिस CO वाला जो कार्बन है उसको 2 पोजीशन दिया जाएगा और 3rd पोजीशन दिया जाएगा टू दिस
थर्ड नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? 1 2 3 हमने नंबरिंग दे दी यूरिया को, यूरिया पैरा न्यूक्लियस इसमें हम लोग ले रहे हैं। अभी देखिए यूरिया के 1 पोजीशन पे जो है वो ये अटैच है, क्या है, पैराक्लोरोसल्फोनिल, ये 1 पोजीशन पे अटैच है। वेराज ये जो आपको लॉन्ग चेन दिख रहा है, ये 3 कार्बन चेन 3 पोजीशन पे अटैच है। समझ में आ रहा है क्या? यूरिया में 2 नाइट्रोजन है, फर्स्ट नाइट्रोजन N1, थर्ड नाइट्रोजन N या सेकंड नाइट्रोजन N3 है। तो N1 पे अटैच है पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिल, और थर्ड जो सेकंड जो नाइट्रोजन इसका थर्ड पोजीशन आ रहा है, तो उस पे अटैच है यूरिया, सॉरी इस पे अटैच है प्रोपिल। सो वी कॉल 3 प्रोपिल यूरिया। समझ में आ रहा है क्या? यूरिया जो है वो पैरान्यूक्लियस में ले रहे हैं हम लोग, यूरिया पैरान्यूक्लियस ले रही है। यूरिया के 1 पोजीशन पे पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिल और 3 पोजीशन पे प्रोपिल। प्रोपिल मतलब के लॉन्ग चेन रहेगा कार्बन का, वी कॉल CH2 CH2 CH3, ऐसा रहेगा। ठीक है, और इसी को अगर ये लाइन फॉर्म में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिया गया है लाइन, ये मैंने अभी जो ड्रॉ किया वो कार्बन स्केलेटन फॉर्म में है, और यही फॉर्म में जो आपको दिख रहा है, जैसे कि हाँ, अभी अगर हम लोग बात करते हैं प्रोपिल की, प्रोपिल वाला कौन सा कंस्टिट्यूएंट रहेगा, तो उसमें है लाइक दिस, जैसे मैंने बोला आपको, ये CH2 CH2 CH3, और ये हो गया कार्बन स्केलेटन के फॉर्म में। इसी को अगर हम लाइन फॉर्म में ड्रॉ करते तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ से तो अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, मतलब यहाँ पे जो रहेगा CH2 रहेगा, दूसरी जगह पे CH2 रहेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा। ठीक है, यही आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोपिल। समझ में आया? तो इसका मतलब प्रोपिल वाला पार्ट हमने डिस्कस किया, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिल वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया, और मिडिल वाला जो पार्ट है NHCONH, ये रहेगा यूरिया। तो यूरिया हमने पैरान्यूक्लियस में लिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो लिया हमने वो फर्स्ट और नंबरिंग उसको दे दिया था 1 2 3, लाइक दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, थर्ड वाला नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे है प्रोपिल, 1 पोजीशन पे है पैराक्लोरोबेंजीन। इस तरह से उसका केमिकल नेम या नोमेनक्लेचर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं इस क्लोरप्रोपामाइड की, तो इसमें देखिए नाम है इसका क्लोरप्रोपामाइड। समझ में आ रहा है क्या? प्रोपाइड मतलब सॉरी, क्लोर मतलब के क्लोरो बेंजीन, क्लोर प्रोपामाइड मतलब प्रोपिल वाला अमाइड, अमाइड मतलब यूरिया जी अमाइड होता है एक्चुअली, इट्स अ बायअमाइड वी आर कॉलिंग NaCONH2, इसको बायअमाइड बोला जाता है, मतलब ये अमाइड है इसलिए उसको बोला जाएगा क्लोर प्रोपामाइड। क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरोबेंजीन, एज वेल एज प्रोपामाइड स्टैंड फॉर प्रोपिल अमाइड, प्रोपिल भी है और यूरिया जो अमाइड वाला पार्ट है, इसलिए क्लोरप्रोपामाइड इसका केमिकल नेम आ गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखते हैं हम लोग, तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल अल्कली। यूरिया यूजेस इसके नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में रहेगा, दैट इज टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन क्लोरप्रोपामाइड टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, क्योंकि नॉर्मली टैबलेट अभी ये टाइप 1 में जो है वो हमने बोला कि इंजेक्शन ही है, इंसुलिन के इंजेक्शन ही लिए जाते हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। टाइप 2 में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वी कॉल, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को लेना थोड़ा कन्वीनियंट है, क्योंकि टैबलेट्स रहेंगी वंस अ डे ट्वाइस अ डे वी कैन टेक, बट इंसुलिन वंस अ डे, इंसुलिन रोज इंसुलिन लेना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंजेक्टेबल रूट से अगर हम लोग इंजेक्शन ले रहे हैं रोज के रोज इंजेक्शन, तो बहुत पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो चीज से। तो टाइप 1 डायबिटीज, दैट्स व्हाई टाइप 1 टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस इज समवॉट टेडियस व्हेन एज कंपेयर टू टाइप 2। दोनों भी टेडियस ही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फॉर्मुलेशन के हिसाब से देखा तो टाइप 2 में हम लोग ओरली ड्रग्स ले सकते हैं, लेकिन टाइप 1 में इंजेक्टेबल के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला कि ज्यादा टेडियस जो है वो टाइप 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एज आई टोल्ड दैट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तो विल टेक इट ओरली, तो नॉर्मली टैबलेट के फॉर्म में उसको लिया जाएगा, दैट्स व्हाई क्लोरप्रोपामाइड टैबलेट इज अ फॉर्मुलेशन। डायबिटॉल, डायबिटीन, क्लोरफॉर्मिन, दीज आर द ब्रांड्स। नेक्स्ट टॉलब्यूटामाइड, नेक्स्ट जो ड्रग है वो टॉलब्यूटामाइड है, जैसे हमने बोला क्लोरप्रोपामाइड, वैसे ही टॉलब्यूटामाइड रहेगा। टॉलब्यूटामाइड में क्या रहेगा, अभी आप देखिए कि उसमें था क्लोर और प्रोपा, तो यहाँ पे रहेगा टॉल और ब्यूटा, टॉलिन एंड ब्यूटिल। ठीक है, टॉलिन एंड ब्यूटिल। यूरिया तो यूरिया ही है, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे देखिए आप कि इसमें जो है स्ट्रक्चरल फीचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली देख रहे हैं कि यूरिया, ये जो है यूरिया ये कॉमन है, उसमें भी था इसमें भी है। सल्फोनिल यूरिया वी आर कॉलिंग बिकॉज केमिकल क्लास जो इसका रहेगा क्लोरप्रोपामाइड का एज वेल एज टॉलब्यूटामाइड का। एक मिनट,
टॉल्ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड जो है वो सल्फोनिल यूरिया को बिलोंग करते हैं, इसलिए यूरिया भी है और सल्फोनिल वाला भी पार्ट इसमें प्रेजेंट है। उसमें भी था, इसमें क्लोरप्रोपामाइड में भी था, इसमें भी है टॉल्ब्यूटामाइड में, बिकॉज बोथ बिलोंग टू सेम कैटेगरी। ये हो गया यूरिया वाला पार्ट। अभी आपको डिफरेंस क्या लग रहा है? डिफरेंस इज दैट कि इसमें जो है वो इधर वाला ही ये टोलिल है और इधर वाला ब्यूटिल है। समझ आ रहा है? टोलिल और ब्यूटिल, वहां पे पैराक्लोरो था, मतलब अगर हमने यहाँ क्लोरो ऐड कर दिया तो पैराक्लोरो हो जाएगा। क्लोरो नहीं है, इसका मतलब क्या रहेगा? मिथिल ग्रुप है, ठीक है। वहां पर क्लोरो नहीं है, देयर इज ए मिथिल ग्रुप, मतलब एक यहाँ पे एक लाइन के फॉर्म में दिखाया था, मतलब वहां पे CH3 है। समझ में आ रहा है क्या? लाइन के फॉर्म में दिखाया गया मतलब बेंजीन को अटैच CH3 है, और CH3 विद बेंजीन मतलब ये टोलिन होता है, इसके लिए टॉल आ गया, टॉल ब्यूटामाइड। ब्यूटामाइड बिकॉज देयर इज ए ब्यूटिल, यहाँ पे जो है वो 4 कार्बन चेन है, प्रीवियस केस में 3 कार्बन चेन था। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वाले स्ट्रक्चर में 4 कार्बन चेन अटैच है, जहां पे प्रोपिल था वहां पे ब्यूटिल है, इसलिए टॉल ब्यूटामाइड। सल्फोनिल यूरिया तो मिडिल वाला पार्ट हो गया, ये हो गया सल्फोनिल यूरिया, ठीक है। मिड वाला जो पार्ट है वो सल्फोनिल यूरिया है। समझ में आ गया? सो दैट आई मीन टू से दैट सल्फोनिल यूरिया, ब्यूटिल, टॉलिल, टॉल ब्यूटामाइड, इसके हिसाब से ये केमिकल नेम इसका रहेगा। यूजेस अगर देखा जाए तो केमिकल नेम नहीं देख रहे बिकॉज स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कंपैरेटिवली देखा टॉल्ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड इंपॉर्टेंट है, टॉल्ब्यूटामाइड नहीं है, लेकिन आप दोनों भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन टॉल्ब्यूटामाइड एंड दिस क्लोरप्रोपामाइड, उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट यूजेस रहेगा इन कंजंक्शन विद मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो कि बाइगोनाइड्स में आने वाला नया ड्रग, न्यू ड्रग्स है, या नेक्स्ट कैटेगरी हमको देखना है बाइगोनाइड, जिसमें मेटफॉर्मिन एग्जांपल होता है। तो मेटफॉर्मिन और ये टॉल्ब्यूटामाइड दोनों कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। फॉर्मुलेशन, टॉल्ब्यूटामाइड टैबलेट, एज आई टोल्ड कि टैबलेट जो है वो मोस्ट प्रेफरेबल होता है, इसलिए टैबलेट लिया जाएगा। ब्रांड नेम टॉल्ब्यूटैब, रोजिटॉन, दिस इज द ब्रांड। रोजिनॉन, सॉरी रोजिनॉन, रोस्टिनॉन इज द ब्रांड। मैकेनिज्म एज आई टोल्ड कि ये इंसुलिन का जो है सिक्रीशन बढ़ाते हैं, तो ये जो सल्फोनिल यूरियाज रहेंगे बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस को स्टिमुलेट करेंगे। उसका पर्टिकुलर मैकेनिज्म है कि वो दे विल बाइंड विद द रिसेप्टर ऑन एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल on beta cells of Langerhans and reduces the permeability by blocking the causes depolarization, hyperpolarization। वो मैकेनिज्म से वो क्या करते हैं? इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाती है, सिक्रीशन बढ़ाती है बाइगोनाइड सेल से, या सॉरी बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और इंसुलिन फिर अपना काम करेगा टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट है बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स में मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन दो एग्जांपल्स है, जिसमें से फेनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो फेनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर आपको दोनों भी दिया है, एक लाइन फॉर्म में है, दूसरा जो है वो कार्बन स्केलेटन फॉर्म में। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं बाइगोनाइड। बाइगोनाइड, तो बाइगोनाइड ये रेसिड्यू हमने पहले भी देखा है, बाइगोनिडिन, बाइगोनिडिन। तो ये जो इसमें जो पार्ट रहेगा बाइगोनिडिन का, ये रहेगा बाइगोनिडिन, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा इन्वर्ट स्ट्रक्चर दिया गया है, देखिए जो लाइन फॉर्म का है और कार्बन स्केलेटन फॉर्म का है। दिस इज द कार्बन स्केलेटन फॉर्म जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये बाइगोनाइड है, मतलब इतना जो है बाइगोनिडिन वाला मॉइटी रहेगा। दैट्स व्हाई दिस गिवन ड्रग्स कम इन द क्लास ऑफ बाइगोनाइड्स, बाइगोनाइड्स, ठीक है। और इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट रहेगा वो बाइगोनाइड्स रहेगा, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दोनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन एक लाइन के फॉर्म में है और एक कार्बन स्केलेटन के फॉर्म में है। इसलिए मैंने बोला कि जो दोनों पार्ट हाइलाइटेड है वो सेम है, बाइगोनाइड बाइगोनाइड, ठीक है। फिर रिमेनिंग क्या रह जाता है? तो यहाँ पे देखिए फिनिल और इथिल वाला पार्ट रह गया, फिनिल और इथिल वाला पार्ट रह गया। तो फिनिल इथिल बाइगोनाइड्स डेफिनेटली, जिसको हम लोग बोलेंगे फेनफॉर्मिन। फिनिल इथिल जिसमें होता है, बाइगोनाइड तो डेफिनेटली अगर हम लोग बोलते हैं बाइगोनिडिन, बाइगोनिडिन मॉइटी रहेगा इन बाइगोनाइड्स। लेकिन इसके अलावा दूसरा पार्ट क्या है जो बाइगोनाइड के अलावा दूसरा, जो जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या अनकॉमन पार्ट बोलेंगे, तो वो है फिनिल इथिल, ठीक है। फिनिल इथिल आपको दिख रहा है, फिनिल इथिल, फिनिल इथिल है इसलिए फेनफॉर्मिन। जितने भी फॉर्मिन फॉर्मिन वाला पार्ट आएगा जहां पे बाइगोनाइड्स है, लेकिन प्रीवियस पार्ट क्या है उसके हिसाब से फिनिल इथिल है तो फेनफॉर्मिन इस हिसाब से, ठीक है। ये होता है गोनिडीन, वी कॉल दिस, वी कॉल बाइगोनिडीन। ऐसे दो मॉइटी हो तो बाइगोनिडीन बोलेंगे। गोनिडीन जिसको बोला जा रहा है ये गोनिडीन है, फर्स्ट वन जो आपको इमेज में दिख रहा है ये गोनिडीन है, ओके। और बाइगोनिडीन मतलब दो मॉलिक्यूल रहेंगे गोनिडीन के, दैट वी कॉल बाइगोनाइड्स। नेक्स्ट जो रहेगा फिर ये समझ में आया, उसके बाद में हम लोग देखेंगे उसका केमिकल नेम। केमिकल नेम में क्या दिया है? वन पोजीशन पे बाइगोनाडाइन के वन पोजीशन पे जो है वो फिनिल इथिल है, वी कॉल टू फिनिल इथिल। टू फिनिल इथिल क्यों? क्योंकि इथिल उसमें लिया जाएगा और इथिल पे, सॉरी
इथिल के सेकंड पोजीशन पे फिनिल है, ऐसा उसको लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, हाँ, तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे, ये होता है ग्वानिडीन, सॉरी बाइगोनाइड, ग्वानिडीन और बाइगोनाइडिन, ये दोनों हमने डिस्कस किया है। हम लोग बात कर रहे थे इसमें केमिकल नेम की। केमिकल नेम में जैसे हमने बोला कि बाइगोनेट वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा, उसके बाद में इथिल को नंबरिंग देना पड़ेगा। वी कॉल, वी विल गिव नंबरिंग टू इथिल 1 एंड 2, दो कार्बन वाला चेन जो है उसको नंबरिंग देंगे, और आप देख सकते हो कि सेकंड पोजीशन पे फिनिल अटैच है, दैट्स व्हाई वी कॉल 2 फिनिल इथिल। और ये जो है 2 फिनिल इथिल ग्वानिडीन, बाइगोनिडीन के 1 पोजीशन पे अटैच है, बाइगोनिडीन का ये 1 रहेगा, 1 2 आगे चलो जो भी नंबरिंग, लेकिन फर्स्ट वाला नाइट्रोजन जिसपे ये जो फिनिल इथिल अटैच है उसको 1 लेंगे हम लोग, इसलिए बोला जाएगा कि 1 पोजीशन पे 1 जो है, ये फर्स्ट वाला 1 जो है बाइगोनिडीन का है, ठीक है। केमिकल नेम के अंदर जो फर्स्ट वाला 1 है ये बाइगोनिडीन का है, और जो ब्रैकेट के अंदर वाला 2 है वो इथिल का है। दो कार्बन की चेन को हमने नंबरिंग जो दिया है 2 फिनिल इथिल, मतलब इथिल के सेकंड पोजीशन पे फिनिल है, और इसलिए हमने वो कॉम्प्लिकेटेड को ब्रैकेट में लिया। बाइगोनिडीन इज अ पैरान्यूक्लियस, बाइगोनिडीन इज अ पैरान्यूक्लियस, इस हिसाब से उसका केमिकल नेम रहेगा 1 2 फिनिल इथिल बाइगोनिडीन। सिंपल है, थोड़ा समझ के लिखे तो इजी हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो फ्रीली soluble in water, soluble in alcohol, and we'll have the bitter taste. It is used in the treatment of non insulin dependent diabetes mellitus, मतलब कि type 2 टाइप में यूज करेंगे because it is the oral hypoglycemic agents and it's a bigonate. फर्स्ट जो कैटेगरी हमने देखा था सल्फोनिल यूरियाज देखा था, सेकंड ये है बाइगोनेट्स। यूजेस डेफिनेटली टाइप 2 में यूज किया जाएगा टू रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल इन ए कॉर्टिसोन इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब कि कॉर्टिसोन जो है वो स्टेरॉइड है, कॉर्टिसोन बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है, कभी कभी बाहर से भी लिया जाता है स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट, तो जिसकी वजह से ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। एक्चुअली कॉर्टिसोन जो है वो इंसुलिन के अपोजिट में काम करेगा, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करता है, कॉर्टिसोन ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। कॉर्टिसोन अगर लिया गया है स्टेरॉइड के फॉर्म में तो हो सकता है कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा दे, दैट वी कॉल कॉर्टिसोन इंड्यूस ब्लड शुगर लेवल, या कॉर्टिसोन इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। तो इन दैट केस वी विल टेक द हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, लेकिन टेम्पररी रहेगा, जब तक ये कॉर्टिसोन या स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट या थेरेपी चलता रहेगा तब तक ये हाइपरग्लाइसेमिया रहेगा, मतलब ये एस्टेब्लिश डायबिटीज तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते, दिस वी कॉल एज अ टेम्पररी या इवेंट रिलेटेड हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसके केस में भी हम लोग रिड्यूस करने के लिए नो प्रॉब्लम ले सकते हैं ड्रग्स, ठीक है, क्योंकि अगर बढ़ता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, इसलिए उसको रिड्यूस करना, कंट्रोल करना जरूरी होता है। फॉर्मुलेशन फेनफॉर्मिन टैबलेट, सुक्रानोज एंड बिस्लिम इज दीस आर द टू ब्रांड्स। नेक्स्ट इज मेटफॉर्मिन, जैसे हमने पहले देखा था फेनफॉर्मिन, यहाँ पर है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन फेनफॉर्मिन में क्या है, फेनफॉर्मिन इंडिकेट द फिनिल इथिल, फेनफॉर्मिन फिनिल इथिल। मेटफॉर्मिन में मिथिल डाइमिथिल, जैसे आप देखिए अगर हम लोग इसको देखते हैं, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेटफॉर्मिन, तो ये वाला इतना पार्ट जो है वो तो बाइगोनेट का ही है। फिर सब्स्टिट्यूएंट क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया ये मिथिल ग्रुप है एक CH3, और दूसरा मिथिल ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर CH3, लाइन जो दिख रहे हैं ना नाइट्रोजन के ऊपर जो ड्रॉ किए हुए लाइन से, लाइन है इसका है इसका मतलब क्या है कि वहां पे दो मिथिल ग्रुप अटैच है, और दो मिथिल है इसलिए मेटफॉर्मिन, मिथिल है इसलिए मेटफॉर्मिन, फिनिल इथिल है इसलिए फेनफॉर्मिन। इस तरह से वो स्ट्रक्चर का फीचर रहेगा, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ मेटफॉर्मिन रहेगा। लेकिन अमंग्स दीज मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नॉट ऑफ मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हाइपोग्लाइसेमिक हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट रहेगा, बीटर टेस्ट रहेगा, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर रहेगा, यूज इन टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस इन कॉम्बिनेशन विद इंसुलिन आल्सो समटाइम। डायबिटीज एसोसिएटेड विद हाइपरप्रोटीनेमिया, ठीक है। हाइपरप्रोटीनेमिया की वजह से मतलब प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। ओबेसिटी की वजह से भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, या डायबिटीज एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू ओबेसिटी, उसमें भी उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग ये यूज करेंगे। फॉर्मुलेशन सच एज मेटफॉर्मिन टैबलेट, नॉर्मली टैबलेट के फॉर्म में वो प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट डायबेक्स, डाइफॉर्मिन, these are the brand for metformin. Next, mode of action, as I told that it increases the glucose uptake and utilization in the skeletal muscles, मतलब ब्लड शुगर लेवल कम करना ये एक मेन एम होता है। तो कैसे ब्लड से अदर टिश्यूज में शुगर जो है वो ट्रांसफर हो जाए, या ग्लूकोज अपडेट हो जाए, या अपलोड हो जाए, या अपटेक हो जाए, ये कोशिश होती है। दैट्स व्हाई इंक्रीज इन द ग्लूकोज अपटेक and utilization in skeletal muscle so that there will be decrease in the blood sugar level.
thereby reducing the insulin resistance also. They are insulin resistance को भी वो क्या कर देते, कम कर देते, ताकि इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ेगा और अपटेक बाय दी सेल्स बढ़ जाएगा. रिड्यूस द हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन को भी रोक देते हैं ताकि नए ग्लूकोज फॉर्म नहीं हो गए. जैसे कि वी नो दैट अगर एक्सेस ग्लूकोज हो जाए तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर हो जाते हैं, और जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो ग्लाइकोजन ब्रेक होके ग्लूकोज फॉर्म होते हैं, दैट वी कॉल न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन. और वो न्यू ग्लूकोज फॉर्म जो हो गए वो नॉर्मली ब्लड में आ जाते हैं. वी अभी नो दैट, आपने बीसीपी में वो पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस. तो जैसे कुछ अमाइनो एसिड से भी शुगर बनता है, अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बनते हैं, दैट वी कॉल, या पाइरुवेट है, लैक्टेट है, उससे भी ग्लूकोज बनाया जाता है रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस. तो ये सब कुछ पाथवेज होते हैं जो रिवर्स या ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवेज होते हैं, जहाँ पे न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है. तो ये पाथवेज को इंटरप्ट कर दिया जाए ताकि नया ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा, नया ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा तो नया ग्लूकोज एंटर नहीं होगा इनटू द ब्लड एंड विल नॉट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल. सो दैट इज द वे वी आर कॉलिंग. नेक्स्ट ये हाई जनरेशन वाले, नेक्स्ट जनरेशन वाले सल्फोनिल यूरियाज डेरिवेटिव्स हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लाइबुराइड. इसके स्ट्रक्चर हम लोग नहीं देखेंगे, जस्ट विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज. सेकंड जनरेशन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो रहेगा ग्लाइबुराइड और ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लाइबुराइड और ग्लिबेनक्लामाइड, ये उसके नेम्स है, ट्रायल नेम. Physical properties या uses हैं, uses भी definitely it will be used for treatment of type 2 type of diabetes mellitus or non-insulin dependent diabetes mellitus. Formulation glibenclamide tablet और Dionil, ये पॉपुलर ब्रांड उसका होता है. नेक्स्ट ये जो पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, मैग्लिटॉल, अकार्बोज. तो ये जो होते हैं ये एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं. मैग्लिटॉल ये एग्जाम्पल है ड्रग का जो एंजाइम इनहिबिटर रहेगा. मैग्लिटॉल का स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो मैग्लिटॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि मैग्लिटॉल इज अ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर. अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर मतलब कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज ये एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन प्रमोट करता है. कहां से? जीआई ट्रैक्ट से. जीआई ट्रैक्ट से जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो एब्जॉर्प्शन को जो प्रमोट करने वाला एंजाइम है दैट वी कॉल अल्फा ग्लूकोसाइडेज. और ये जो ड्रग हम लोग बात करें वो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स है, मतलब वो एंजाइम्स को इनहिबिट करेंगे. एंजाइम को इनहिबिट कर दिया गया, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट कर दिया गया, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआईटी विल नॉट बी प्रोसीड या प्रमोट नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा. और ये जो है इनहिबिटर्स जो रहेंगे जैसे कि मैग्लिटॉल है, ये क्या रहेंगे, these are the having a structural similarity, competitively वो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, एंजाइम इनहिबिशन बाय कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म. मतलब अगर हम लोग मैग्नेटॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें शुगर पार्ट आपको जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग दिख रहा है जिसमें नाइट्रोजन एज हेटेरोएटम है, तो उसी हेटेरोएटम नाइट्रोजन है, तो उसी तरह से जो शुगर है पायरेनो शुगर या हम लोग दूसरे शुगर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एज हेटेरोएटम रहेगा. मतलब 6 मेंबर रिंग हेटेरोएटम. बट मैग्नेटॉल और पायरेनोज में अगर देखिए हम लोग तो पायरेनोज में ऑक्सीजन हेटेरोएटम है और मैग्नेटॉल में नाइट्रोजन हेटेरोएटम है. तो स्ट्रक्चरल फीचर सिमिलर है कि 6 मेंबर रिंग having one heteroatom, 6 member ring, one heteroatom. जी ये जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है जिसकी वजह से मैग्नेटॉल कॉम्पीट करेगा शुगर के साथ और एंजाइम को बाइंड नहीं होने देगा विद शुगर, एंड इट विल गेट इटसेल्फ बाइंड विद एंजाइम, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो शुगर रहेगा. एंजाइम के लिए अल्फा ग्लूकोसाइडेज है, उसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो शुगर है. तो ये क्या करता है, शुगर को कॉम्पीट करेगा, शुगर के साथ कॉम्पीट करेगा और एंजाइम को शुगर के साथ बाइंड नहीं होने देगा, एंजाइम को खुद के साथ बाइंड कर लेगा, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट दिस, या कॉम्पीट करेगा शुगर के साथ और कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा एंजाइम को, और जिसकी वजह से जो है वो शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. सो एज अ शुगर नॉट बीइंग एब्जॉर्ब या ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल अल्टीमेटली कम हो जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा. दैट इज द एक्चुअली द वे टू ट्रीट द डायबिटीज, टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल. तो ये मैग्नेटॉल की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि है व्हाइट टू येलो पाउडर सोल्युबल इन वाटर एंड इट एग्जिबिट एंड केमिकल स्ट्रक्चर जो इसका रहेगा वेरी सिमिलर टू द पायरेनो शुगर एज अ टोल्ड, बट विद द नाइट्रोजन एज अ हेटेरोएटम रिप्लेसिंग विद ऑक्सीजन. ये जैसे हमने स्ट्रक्चरल फीचर अभी देखा. अल्फा ग्लूकोसाइड इज टेकन एज अ सबस्ट्रेट एंड देयरबाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड, जिससे मैंने बोला कि कॉम्पिटिटिवली उसको इनहिबिट करेगा. as at the end there is a delay in the absorption of the complex carbohydrate from the gastrointestinal tract that leads to a decrease in the or controlling the blood sugar level. ये न्यूअर ड्रग है थायोजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है. थायो जिसमें हमने देखा था कि अकार्बो कौन सा था, रोजिग्लिटाजोन वगैरह, ये जो एग्जांपल्स है ये थायोजोलिडीन डायोन में एग्जांपल्स है. चलो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है,
बाय द वे वी हैड फिनिश दिस टॉपिक। तो इसमें हमने दो जो मेन जो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से क्लासेस कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। तो कम बैक ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो इसमें हमने देखा था इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, इंसुलिन देखा, ठीक है। उसके बाद में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में सल्फोनिलयूरियास डेरिवेटिव देखें, जिसमें से टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट जनरेशन थे उसमें से क्लोरप्रोपामाइड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, सल्फोनिल एंड यूरियाज वो वाला पार्ट वहां पे था, ठीक है। बाइगोनाइड्स में बाइगोनाइडिन था, फेनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। उसके बाद में न्यूअर ड्रग्स, न्यूअर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में जैसा भी हमने देखा अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स, जिसमें अकार्बोज मैग्नेटोल, मैग्नेटोल का जैसे एग्जांपल देखा जो कि पायरोनस शुगर के साथ या कॉम्पीट करता है या ग्लूकोज शुगर के साथ कॉम्पीट करेगा ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। तो ये सब जो है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, जिसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एंड पैरेंटल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन को पैरेंटली लिया जाता है और रिमेनिंग जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है वो ओरली लिया जाता है। नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, और अकॉर्डिंगली उसका यूज भी रहेगा कि इंसुलिन जो हम लोग टाइप 1 में यूज करेंगे और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वी विल यूज इन द टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एनी डिफिकल्टीज? नो सर। ठीक है, चलो गिव यू अटेंडेंस देन। रोल नंबर 1, 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, 8, 9, 10, Present, sir. 11, Present, sir. 12, 13, Present, sir. 14, Sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Yes, sir. 18, 19, 20, Present, sir. ओके 19, 20 दोनों प्रेजेंट है, Yes, sir. ओके 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, 25, 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, 29, Present, sir. Present, sir. 28 प्रेजेंट है क्या आयशा? थर्टी, Yes, sir. Present. 31, 33, Sir, 32 present. okay 33, Present. Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, 41, Present, sir. 42, 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, Present, sir. 55, 56, 57,
Present, sir. 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, 66, 67, Yes, sir. Present. 68, Present, sir. 69, 70, Present, sir. 71, 72, 73, Yes, sir. 74, Present, sir. 75, Present, 76, sir. 75 present, 76, Present, sir. 77, Present, sir. 78, 79, Present, sir. 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Present, sir. 83, Present, sir. 84, 85, 'Okay, thank you. You can leave. Hello, sir. Hello, हाँ sir. हाँ Sir, बोलिए. Roll number roll number 9 sir. present, sir. कहाँ थे सर आप? मैडम आप कहाँ थे? सर सर लेक्चर में ही थी मैं सर, लेकिन प्रेजेंट के टाइम पे लेफ्ट हो गया सर। ठीक है, लगा दिया मैंने. रोल नंबर 1 का प्रेजेंट ही लगा दिया है. रोल नंबर 9 का भी प्रेजेंट ही लगा दिया है. और बोलिए. Sir. Thank you, sir. हाँ, रोल नंबर Sir, 42 present. अभी आए क्या 42? अभी लेक्चर में आए? Present. हाँ मैडम, लगाया आपका अटेंडेंस. हाँ लगाया, ठीक है. और सर 12, रोल नंबर 12। जी 12. क्यों ऐसे स्पेशल केसेस में आप लगवा के ले रहे अटेंडेंस? मारिया, ठीक है, लगा दिया है. मारिया रोल नंबर 12. और Sir, 56 Soil. 56, सोहेल. क्या करना है सोहेल? एब्सेंट ही करना है क्या? अटेंडेंस तो लगा दी है आपकी. चलो लेफ्ट करो बाकी जो लोग हैं. शाबाश, आपकी भी अटेंडेंस लगा दिए हैं. यू कैन लीव.